अस्सलामुअलैकुम। मैं सिर्फ तला सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, क्विजेस और लेक्चर्स और ना सिर्फ ये कि बायोलॉजी बल्कि तमाम ही सब्जेक्ट के तमाम नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट विच इज vtutions.com and also don't forget to subscribe us on YouTube channel. चैप्टर 4 की जानिब हम चलते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 विच इज बायो एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर वैसे अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा अक्सर बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है और बायोकेमिस्ट्री इज़ अ बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपके लिए आसान से आसान तर बनाऊं। सो चैप्टर 4 लेक्चर 1 इज फोटोसिंथेसिस, और आज की लेक्चर आउटलाइन है वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन इन विच वी विल कवर द फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू फोटोसिंथेसिस, what is photosynthesis and what is the role of different things like light, pigments, and what is the role of carbon dioxide and water. So अब हम डिस्कस करने चलते हैं। सबसे पहले तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है। हर जानदार को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर्ड हो, और उसकी पूरी सिंथेसिस, यानी वो पूरी सिंथेसिस ऑब्वियसली तौर पे एनर्जी पर बेस कर रही है। अब प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स लाइट एनर्जी सबसे पहले कैप्चर करते हैं और लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं, देन उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। और आफ्टर ये कि आपको पता हो कि प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर्स, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो बेसिकली दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, आफ्टर विच दे कन्वर्ट इट इनटू इट्स यूजफुल फॉर्म लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना लेता है बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। सो इस पूरे प्रोसेस को बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं, और इसमें लाइट कैप्चरिंग से लेकर अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये पूरा हम इस सारे चैप्टर में कवर करेंगे। अब लाइट की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमंस या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी जो लिविंग सेल्स यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैंने एटीपी का थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था इन लेक्चर 3 सेल में। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर इन शॉर्ट ये कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। तो एटीपी मैंने आपको बताया था, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मींस ये कि उसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब एडीपी एडीपी भी एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कि एडीपी की फॉस्फोराइलेशन होती है और उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, और कंबाइन होने के बाद एटीपी फिर क्या करता है कि एटीपी जब भी किसी चीज को चाहिए हो किसी भी रिएक्शन में, तो एटीपी ब्रेक होता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो अब ये एडीपी से एटीपी का बनना 3 तरीकों से होता है। पहला है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें आप नाम से वाज़ेह है कि फोटो मींस लाइट और फॉस्फोराइलेशन मींस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इक्वेशन में मेंशन्ड है कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी की वजह से एटीपी में कन्वर्ट हो गए, और फिर ये एटीपी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूज हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस के एडीपी का एटीपी से बनना, एटीपी का एडीपी से बनना, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये स्मॉल आई जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एनर्जी, जिसकी वजह से एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एक और बात जो है वो ये कि फोटोफॉस्फोराइलेशन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट की, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मैं बात करूं तो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन इज हैपनिंग इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी क्या थे कि क्रिस्टी इनर फोल्ड्स थे जिनके अंदर एंजाइम्स जैसे एटीपेस और इस तरह के डिफरेंट एंजाइम्स केमिकल्स मौजूद थे। तो वहां पर ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, और इसी प्रोसेस के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है।
जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। थर्ड, अच्छा अब थर्ड थर्ड टाइप है कि सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एनर्जी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सप्लाई करता है दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से एटीपी बन जाता है। अब एक चीज वो याद करने की वो ये है कि एटीपी के बनने के लिए 7.3 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है, या फिर ये कि जब एटीपी से एडीपी टूटेगा तो 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होगी। तो अब एटीपी दो प्रोसेस के थ्रू बनता है, या तो फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को। सिंथेसिस बेसिकली सिंथेसिस बनने को कहते हैं और फोटो लाइट को कहते हैं। अब इस तस्वीर में देखें तो लीफ की अगर मैं बात करता हूँ, लीफ की अगर मैं एनाटॉमी देखूं और उसके अंदर आप देखें सेल, क्योंकि लीफ इज कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स। सेल का एक ऑर्गेनेली है विच इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या था कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली और उसका अपना डीएनए होता है, और ये कि यह खुद भी रेप्लिकेट कर सकता है अदर देन दी सेल। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो स्ट्रक्चर थे, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेना मौजूद थे। स्ट्रोमा वाज द लिक्विड पार्ट एंड ग्रेना इज द बेसिकली द पाइल्स ऑफ थैलेकॉइड। तो ये पूरे कवर हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ग्रेना के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं। सपोज यहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है ग्रेना के अंदर, और उसके प्रोसेस के थ्रू ये ऑक्सीजन बना रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस एक जनरली एक फोटोसिंथेसिस से लेता है। अब इस फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं लीफ, और साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, और तीसरी चीज चाहिए होती है वाटर। तो ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। अब हम चलते हैं कि लाइट का रोल फोटोसिंथेसिस में क्या है। लाइट, जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, कि लाइट की वजह से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट फोटॉन्स की शक्ल में होती है। फोटॉन्स क्या होते हैं कि फोटॉन्स टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि लाइट को कैरी कर रहे होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो विजिबल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद एब्जॉर्ब करके ये कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी से फिर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अब ये जो लाइट विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो विजिबल लाइट ब्लू और रेड जो कलर है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। तो ब्लू की जो है वो लाइट है 430 नैनोमीटर वेवलेंथ, और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 670 नैनोमीटर है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस में लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? तो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है कि लीव में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और उनका काम ये होता है कि वो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं या लाइट को ट्रैप कर रहे होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और कई तरीके के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है वो है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। अब क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड में, आप कैरोटिनॉइड तो वैसे कैरेट में भी मौजूद होता है, ग्रीन कलर और सॉरी ऑरेंज कलरेशन दे रहा होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलरेशन दे रहा होता है, और क्लोरोफिल अगेन डिवाइड होता है। क्लोरोफिल अच्छा क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। क्लोरोफिल अगेन डिवाइड होता है डिफरेंट टाइप्स में, ए बी सी एंड डी। अच्छा, अब क्लोरोफिल ए बी सी डी चार डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन आप बुक में देखेंगे क्लोरोफिल ए और बी है, जिसका मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। कभी कभी ये एमसीक्यूज में आ जाता है, एमकेट में तो आ जाता है ये। अच्छा, ए और बी का लिखा हुआ है लेकिन सी और डी का जिक्र इतना नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि ए बी प्लांट में मौजूद होता है, जबकि सी डी एल्गी में मौजूद होता है, एलजी में मौजूद होता है। सी की मैं बात करता हूँ तो क्लोरोफिल सी उन एल्गी में मौजूद होता है जो लेक्स में पाए जाते हैं, और डी उन एल्गी रेड एल्गी में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि क्लोरोफिल का इस स्ट्रक्चर की एक बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट थैलेकॉइड थे, और थैलेकॉइड यानी ये कि वही जो जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा था। तो अब उसमें एक को मैं जूम करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि इस तरह से मेम्ब्रेन है। और अगर मैं फिर अगेन एक स्ट्रक्चर को जूम करूँ तो आप अगेन देखें यहाँ पर कि दो आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एक हेड और एक टेल नजर आएगा। ये वैसे ही स्ट्रक्चर है जैसे सेल मेम्ब्रेन का होता है, तो ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर है। अगेन अब हेड अगर याद करें तो फॉस्फोलिपिड की जब मैंने बात करी थी तो मैंने कहा था कि फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक होती है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी ये वाटर लविंग है,
और इसी वजह से आउटसाइड दी मेम्ब्रेन मौजूद होता है। जबकि मैं टेल की बात करता हूँ तो टेल हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती, इस वजह से ये अंदर की तरफ मौजूद होती है। अब हेड की बात करते हैं तो अनलाइक जैसे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसमें हाइड्रोफिलिक जो हेड था वो सर्कुलर स्ट्रक्चर था, स्फेरिकल था। यहाँ पर स्फेरिकल नहीं है, यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फ्लैट यहाँ पे आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक लफ्ज आ रहा है पोर्फिरिन रिंग्स। तो यहाँ पर ये आपको जो नजर आ रहे हो, एक मिनट इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो बेसिकली रिंग्स हैं, 1 2 3 4, ये पूरा जो है ये एक कहलाता है पोर्फिरिन रिंग स्ट्रक्चर। और इसमें ये जो आपको नजर आ रहे हो, 1 2 3 और ये 4 जो आपको रिंग नजर आ रहे हैं, तो ये एक रिंग की मैं बात करता हूँ, एक रिंग को कहते हैं पायरोल रिंग्स। और आप देखेंगे पायरोल रिंग्स आपस में अटैच हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, जो इसके सेंटर में आप देखें, और अगेन इट इज बॉन्डेड विद नाइट्रोजन एटम्स। हाइड्रोफोबिक में टेल की बात करता हूँ, तो हाइड्रोफोबिक टेल अटैच है इस पायरोल रिंग से, और इसी के साथ साथ ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोकार्बन की मिलकर बनी हुई होती है, यानी एक एक कार्बन और हाइड्रोजन की मिलकर बनी हुई होती है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था ऑफ जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। अच्छा, अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट कैप्चर कर रहे हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्लोरोफिल एक इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्लोरोफिल के अलावा दूसरे जो हमने डिस्कस किए थे, मैंने मेंशन किए थे, वो थे कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं कि मैंने कहा था कि कैरोटिनॉइड्स कैरेट्स में मौजूद होते हैं, ये ऑरेंज कलरेशन दे रहे होते हैं। ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो है ब्लू और वायलेट। इस रेंज में जो भी वेवलेंथ, यानी ब्लू की वेवलेंथ निकाली जाए और वायलेट की वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के बीच में जो भी वेवलेंथ है वो सारे लाइट्स ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और कैरोटिनॉइड्स जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसफर करते हैं टू दी क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल बी फिर मॉलिक्यूल फिर ट्रांसफर करते हैं उसी एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, टू दी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जहां पर फिर रिएक्शन जो स्टार्ट हो जाता है। अब कैरोटिनॉइड्स क्लोरोफिल का काम सिर्फ लाइट कैप्चरिंग करना नहीं है, बल्कि कैरोटिनॉइड्स एक और इम्पॉर्टेंट काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि है प्रोटेक्शन का। यानी ये कि क्लोरोफिल को प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये ह्यूमन आई में भी मौजूद हैं, इसी वजह से ये ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। ये बात हो गई पिगमेंट्स के बारे में। अब मैंने कैरोटिनॉइड्स का बताया, तो क्लोरोफिल ए और बी की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल ए बी वापस आ रहे हैं हम क्लोरोफिल ए बी पर। तो क्लोरोफिल ए बी अगेन वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके आप स्ट्रक्चर लाजमी याद रखें, और क्या काम कर रहे हैं, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितने वेव लेंथ की, तो ये सारी चीजें आप याद रखें। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो वायलेट और ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब करता है, तकरीबन 650 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं। और ब्लू और येलो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल बी, और इनकी वेवलेंथ होती है 450 टू 500 नैनोमीटर। अच्छा, अब वेवलेंथ का लफ्ज हो रहा है, वैसे तो ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि लाइट की डुअल नेचर होती है, यानी लाइट पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है और वेव के तौर पे भी बिहेव करती है। पार्टिकल्स तो आपको जैसे नॉर्मल पता हो, तो और वेव आपको ये मैंने ड्रॉ कर दी है कि एक वेव जैसे समंदर की एक लहर होती है, वैसे ही ये वेव होती है। और इसी तरह ये लाइट ट्रेवल कर रही होती है। तो यहाँ पर इसके दो हिस्से आपको नजर आ रहे होंगे, एक टॉप मोस्ट पार्ट नजर आ रहा होगा, और एक इसका पार्ट नीचे का नजर आ रहा होगा। तो ये जो एक अपवर्ड इसका पार्ट है और डाउनवर्ड पार्ट है, और इसी के साथ साथ ये कहलाती है एक वेव, और ये है फिर दूसरी वेव। तो यहाँ पे इसी तरह कई सारी कंसेक्यूटिव वेव्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो वेव है, अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे इन नंबर्स को आप देखें 650 नैनोमीटर, तो ये वेव जो होती हैं डिफरेंट चेंज हो रही होती हैं, यानी जरूरी नहीं इसी तरह हो, ये इस तरह भी होती हैं, और साथ ही साथ ये ज्यादा फैली हुई भी होती हैं, तो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ की होती हैं। तो यहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये जो आपको इसकी पीक नजर आ रही है, ये पीक कहलाती है क्रेस्ट, और जो आपको इसका डाउनवर्ड पार्ट नजर आ रहा है, ये डाउनवर्ड पार्ट कहलाता है ट्रफ। तो ये एक वेव में दो चीजें होती हैं, विच इज क्रेस्ट एंड ट्रफ, और इन दो के दरमियान दो
वेव के दरमियान का जो फासला है ये कहलाता है वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये वेवलेंथ है, और आप इसी तरह इनकी डिफरेंट डिफरेंट हर एक पिगमेंट जो होता है वो डिफरेंट तरह की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसी वजह से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस को कई सारे लाइट जो होती हैं वो एब्जॉर्ब करने को मिल जाती है। ये तो बात हो गई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अब लीफ पर आ जाएंगे, लीफ में किस तरह एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो लीफ के स्ट्रक्चर में इस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस डिस्पर्स हुए हुए हैं, आपस में एक दूसरे से यहाँ पे फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको डिफरेंट डिस्क नजर आ रही होंगी, ये बेसिकली हर एक डिस्क एक पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पूरा कहलाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि डिफरेंट पिगमेंट्स अटैच हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। एक पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा, वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा। जैसा यहाँ पे आप देखें कि सनलाइट की लाइट आई, यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट है। तो एक जो पिगमेंट है उसने लाइट एब्जॉर्ब करी, उसने नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दी, नेक्स्ट ने थर्ड को कर दी, और इसी तरह ट्रांसफर करते रहेंगे अनलेस द लाइट रीचेस टू द सेंटर पार्ट विच इज द कंट्रोल रिएक्शन सेंटर। और ये रिएक्शन सेंटर येलो से रिप्रेजेंट हुआ है। इस रिएक्शन सेंटर में फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी पूरा लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये कि उसमें एटीपी भी कंज्यूम होती है और डिफरेंट चीजें कंज्यूम होती है। अब यहाँ पे एक और लफ्ज यूज हुआ है विच इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम क्या होता है कि ये सिस्टम होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू केमिकल एनर्जी। ये दो तरीके के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं। दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम ही होते हैं तकरीबन। दोनों में फर्क क्या है कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मकसद ये है कि सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर इस तरह ये मौजूद होता है। वही आप कॉन्सेप्ट को रिपीट करें जो मैंने आपको मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में बताया था कि दो प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन से ये एम्बेडेड हुई है इस तरह, तो ये बेसिकली कहलाती, ये है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 सिमिलर इसी तरह ही होते हैं। फोटो सिस्टम के 1 की मैं बात करूं तो फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहा होता है। यहाँ पे डिफरेंट एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी होती हैं जो छोटी छोटी, उनमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहा होता है एक से दूसरे की तरफ। फोटो सिस्टम 1 का काम तो ये था। अब फोटो सिस्टम 2 की मैं बात करता हूँ, तो फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे आप जैसे देखें कि यहाँ पे एक वाटर की एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को जो स्प्लिट करवा रहा है वो फोटो सिस्टम 2 करवाता है, और स्प्लिट करवाने के बाद ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन था अबाउट दी फोटो सिस्टम, और किस तरह लाइट लीफ में किस तरह एब्जॉर्ब हो रही है। इसी फोटो सिस्टम को P680 और फोटो सिस्टम 1 को P700 से भी आप डिनोट करते हुए या रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे, ये बहुत जगह मेंशन हुआ होगा। आखिरी चीज पर आते हैं लेक्चर की। अब हमने रोल डिस्कस कर लिया, यानी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्यों जरूरी है। फिर मैंने ये भी बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो लाइट के फोटोसिंथेसिस में लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे थे। तो फिर लाइट का मैंने आपको बताया कि लाइट जो है वो कौन सी लाइट है, कौन से स्पेक्ट्रम की लाइट है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी पिगमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं वो। ये सारी बातें हो गई। अब आखिरी के दो चीजें रह गई, दो कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस के, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का काम ये है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स कार्बन टू दी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में CHO मॉलिक्यूल यानी ना, तो उसमें कार्बन जो है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन जो आता है वो आता है वाटर से। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, वो ये कि वाटर के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कौन ट्रांसफर कर रहा है, ये कौन इन दोनों में से है जो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों के पास मौजूद है, तो फिर ऑक्सीजन ट्रांसफर कौन कर रहा है। तो इसका आंसर दिया था साइंटिस्ट ने, वॉन नील ने, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश की थी। तो उन्होंने सल्फर बैक्टीरिया पे टेस्ट किया था, और डिफरेंट फिर आइसोटोप्स मजीद एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो उसका एक नतीजा ये निकला कि जब
फोटो सिस्टम 2 में फोटो सिस्टम 2 में जब लाइट पड़ती है तो लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करवाते हैं। बाकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एमिट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से फिर उन्होंने एक डिस्कवरी बताई थी कि ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो ये पूरा जनरल डिस्क्रिप्शन था अबाउट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और उसके बाद फिर हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पर भी जाएंगे। तो अगले लेक्चर के आप रिकॉर्डिंग आपको पता चलने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स या लिंक या प्रेजेंटेशंस आपको चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पर साइन अप करके वहां से अवेल कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।